अस्सलाम वालेकुम FIA कैंडिडेट्स। आज हमारा ये पास्ट पेपर के सॉल्यूशन का और उससे रिलेटेड नए MCQs सीखने का पार्ट 2 है। तो इसके अंदर सबसे पहले MCQs आया है अभी 1989 के अंदर, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। तो कह रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल जो कि बनी थी 1989 में, 89 में। ठीक है जी। तो FATF जो है 1989 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। हम कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी। जैसे कि आपकी WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है 1995 में बनी थी। ठीक है जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। जेनेवा जो है आपका एक शहर है स्विट्जरलैंड। ओके जी, स्विट्जरलैंड का। ऐसे ही आपकी जो अपना यूनाइटेड नेशंस है, UN, जिसको हम UN कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है जी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही आपकी वर्ल्ड बैंक है। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड हम ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। जैसे कि हमारी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बनी थी ये 1945 में बनी थी। और इसकी जो कह लें कि हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। ठीक है जी। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि FAO है। FAO कहते हैं फूड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। FAO बनी थी आपकी 1995 के अंदर। ऐसे ही यूनेस्को, आपने सुना होगा। यूनेस्को, यूनेस्को जो है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। ये बनी थी 1945 के अंदर। ऐसे ही आपकी जो है WHO है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा के अंदर ही है। ऐसे ही आपकी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड, ठीक है जी, इमरजेंसी फंड, इसको कहते हैं चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो इस तरीके से ये जो बनी थी 1945 में आपकी बन गई थी। तो इस तरीके से ये जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इससे रिलेटेड आपके MCQs आ सकते हैं। तो आप इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से उससे रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। अब आपका ये MCQs है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है जी। कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs है, कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड है। आपने जब केमिस्ट्री की मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक आता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू व्हाट। तो 1 बाइट में 8 बिट्स होती है। ठीक है जी। यानी कि 8 बाइट जो है, 1 बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर। ऐसे ही आपका जो एक निबल होता है, एक निबल, एक निबल आपका जो है, तो किसके बराबर होता है? एक निबल आपका 2 बाइट के बराबर होता है, यानी कि 2 बिट्स के बराबर। एक निबल आपका 2 बिट्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स, 4 बिट्स में कितने निबल हो जाएंगे? तो 2 निबल 4 बिट्स। एक निबल 2 बिट्स के बराबर होता है तो 4 बिट्स में 2 निबल हो जाएंगी। ऐसे ही आपका मेगाबाइट, जिसको हम शॉर्ट में MB कहते हैं। ठीक है जी। तो 1 MB, 1 MB के अंदर, ठीक है जी, 1 MB के अंदर, मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट्स होता है। ठीक है जी। 1024 किलोबाइट्स होता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि 1 GB के अंदर, 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 MBs होते हैं। ओके। ऐसे ही अगर आप आगे चलें, 1 टेराबाइट के अंदर 1024 GBs होते हैं। ऐसे ही और आगे चलें
वन पीटाबाइट के अंदर वन 1024 टीबीज होते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। ये यहाँ पर सबसे बड़ा मेमोरी का यूनिट है, ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा। ठीक है जी, यानी कि सबसे पहले आपका केबी, फिर आपका एमबी, फिर आपका जो है जीबी, उसके बाद जो है ऐसे टीबी, टीबी के बाद पीबी। तो ये इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो ये एक एमसीक्यूज है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपका बन सकता है, तो ये इसकी प्रैक्टिस कर ले आप लोग। ऐसे ही आगे हम चलते हैं। अब ये पूछा है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, इसके अंदर देखो ये एमबी है, ठीक है, ये केबी है, इसको आप जीबी कहेंगे, गीगाबाइट, ऐसे ही इसको कहेंगे टीबी, टेराबाइट। तो सबसे बड़ा यहाँ पर टीबी है, इससे बड़ा अगर होता है तो वो पीटाबाइट होता है। ठीक है जी, टीबी से छोटा क्या होगा, जीबी, जीबी से छोटा क्या होगा, एमबी, एमबी से छोटा फिर केबी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब एमबी स्टैंड्स फॉर व्हाट, एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट। ठीक है जी, ऐसे ही जीबी स्टैंड फॉर गीगाबाइट्स, ऐसे टीबी स्टैंड्स फॉर टेराबाइट्स। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एमबी जो है मेगाबाइट्स के लिए है, जीबी जो है गीगाबाइट्स के लिए है, ऐसे ही टीबी जो है टेराबाइट्स के लिए है, अगर केबी कहे तो किलोबाइट्स के लिए है। ठीक है जी, ऐसे ही पीबी कहे तो वो पेटाबाइट्स के लिए होता है। तो ये आपको एब्रिविएशंस आनी चाहिए। आगे चलते हैं। एजुकेटिंग पीपल थ्रू कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के जरिए अगर हम एजुकेट करते हैं लोगों को तो वो क्या है, ई लर्निंग कहलाता है, इसको हम कहते हैं ई लर्निंग। ठीक है जी, जब आप सारी की सारी लर्निंग थ्रू इंटरनेट करते हैं, मतलब इंटरनेट का कनेक्शन इसके लिए लाजमी है, तो इस तरह की जो एजुकेशन होती है रिमोट बेस्ड, इसको हम ई लर्निंग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि डिजिटल लर्निंग भी होती है, डिजिटल लर्निंग का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई चीज़ पढ़ते हैं, यानी कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर होता है। अब ये जो है टेक्नोलॉजी का यूज आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि क्लास के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो ऑफलाइन क्लास है, लेकिन सामने अगर आपको डिजिटल एलईडी में पढ़ रहे हैं तो ये आपकी डिजिटल लर्निंग कहलाती है। ठीक है ना, उस वक्त ये ई लर्निंग नहीं कहलाती। ई लर्निंग का मतलब आप रिमोटली पढ़ रहे हो कुछ चीज, ठीक है जी, रिमोटली और प्योरली बेस हो कंप्यूटर पर, इंटरनेट के जरिए, तो वो ई लर्निंग। और इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब जस्ट आपके पास कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे की बेस से आप पढ़ रहे हो। ठीक है जी, ये आपका हाइब्रिड होता है, ये प्योरली इंटरनेट बेस्ड होती है। तो ये इसका दोनों का फर्क है। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप इंटरनेट के जरिए कोई चीज बेच रहे होते हैं, कॉमर्स कर रहे होते हैं, इकोनॉमी। ठीक है जी, वो ई ई कॉमर्स होती है। इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात हो रही है फुटबॉल वर्ल्ड कप की। तो ब्राजील जो है 2000 कितनी बार जीत चुका है वर्ल्ड कप। तो ब्राजील जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुका है, वो 5 बार जीत चुका है। और 5 बार जीतने की वजह से ये ब्राजील जो है सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स जीते हैं। लेकिन लेकिन ये जो सारे वर्ल्ड कप्स हैं उसने 90s में जीते हैं, यानी कि 1954 में पहला जीता, 1958 में, 1962 में, 1970 में, ऐसे 2002 में, इस तरीके से 5 उसने वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारा, यानी कि पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जो है ब्राजील ने जीता है 5 टाइम्स। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि जर्मनी है, जर्मनी ने ये जो है वर्ल्ड कप्स 4 बार जीता है। ठीक है जी, ऐसे ही अर्जेंटीना आपका है, उसने भी 4 बार ही जीता है। ऐसे ही उससे नीचे आ जाएं, आपका जो है इटली है यहाँ पर, सॉरी, इटली ने जो है 4 बार जीता है, और अर्जेंटीना ने 3 बार जीता है। इसके बाद आपका फ्रांस है, फ्रांस ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, पुर्तगाल ने 1 बार भी नहीं जीता। अब आपको शायद मालूम हो कि अर्जेंटीना के अंदर एक फेमस प्लेयर है जिसका नाम है मेसी, अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। ऐसे ही पुर्तगाल में एक फेमस प्लेयर है जिसका आप रोनाल्डो, रियो रोनाल्डो के नाम से जानते हैं, तो पुर्तगाल में है, उन्होंने अभी तक एक वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो अगर मैं बात करूं कि 2026 का भी वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, तो उसका हमें नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि 2024 में कितना जीता था। ठीक है जी, और 2024 नहीं, सॉरी, ये 4 साल पहले होता है, यानी कि हर 4 साल बाद होता है, तो 2022 में हुआ होगा जाहिर है वर्ल्ड कप से पहले वाला। तो 2022 में वर्ल्ड कप किसने जीता था, मेसी वाली टीम ने, यानी कि अर्जेंटीना ने 2022 का वर्ल्ड कप जीता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2022 से पहले 2018 में किसने जीता था, 2018 में फ्रांस ने जीता था वर्ल्ड कप।
2018 में। ऐसे ही उससे अगर पीछे चले जाएं, 2014 में किसने जीता? 2014 में जर्मनी ने 2014 का वर्ल्ड कप जीता। तो ये आपको वर्ल्ड कप कुछ मालूम होने चाहिए कि कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा। ब्राजील ने जीते हैं, सेकंड नंबर जर्मनी, इटली, उसके बाद थर्ड नंबर पर अर्जेंटीना। ठीक है, जैसे 2018 का किसने जीता है? फ्रांस ने। 2022 का किसने? अर्जेंटीना ने। 2026 का भी मालूम नहीं है, जैसे उसका फाइनल हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है। आगे चलते हैं। इन क्यूबा, अब ये इस्लामिया से रिलेटेड है। इन क्यूबा हज़रत वसल्लम होस्टेड बाय, क्यूबा हज़रत वसल्लम जब तशरीफ लेकर गए थे तो उनको किसने होस्ट किया? किसने उनकी मेहमान नवाजी की थी? तो वहां पर की थी कुलसूम बिन अलहदम ने। क्यूबा के ये उस वक्त जो है सरबराह थे, कुलसूम बिन मौसम। ठीक है जी, क्यूबा के अंदर ये मौजूद थे और सल्लम ने क्यूबा के अंदर मस्जिद कुबा का भी बुनियाद रखा था, यानी कि इस्लाम की जो पहली मस्जिद है, फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम मस्जिद कुबा कहलाती है। इसकी बुनियाद भी सल्लम ने इसी स्टे के दरमियान रखी थी। जैद बिन हारसा कौन है? आप जानते होंगे, बहुत ही मशहूर सहाबी हैं, वसल्लम के बहुत ही लाडले सहाबी कहलाते थे। इनको वसल्लम का जो है बेटा भी कहा गया, जिसकी बुनियाद पर जो है कुरान में आयत उतारी गई और उसके बाद जो है वजाहत की कि वसल्लम आप किसी के भी बाप नहीं है। तो हजरत जैद बिन हारिस को एक ये भी खुशनसीबी है कि इनको कुरान में इनका जिक्र है। एक ऐसे सहाबी है जिनका कुरान के अंदर नाम है। अब ये अरकम इब्ने अबी काम कौन है? आपको मालूम होगा कि इस्लाम का जब जो सबसे पहला जो स्टे था जहाँ पर इस्लाम फैलाया जा रहा था, सबसे पहला फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क क्यूबा थी। जो सबसे पहला इस्लामिक फर्स्ट हेडक्वार्टर था जिसमें इस्लामिक सेंटर था, लर्निंग सेंटर, वो दार अरकम था। ठीक है जी, जो कि इब्ने अबी अरकम का था। इसको दार अरकम भी कहते थे। यहाँ पर वसल्लम इस्लामिक टीचिंग्स भी करते थे। ये पहला जो है इस्लाम का हेडक्वार्टर। तो इस तरह से जो है आपको मालूमात होनी चाहिए एमसीक्यूज की। आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी एमसीक्यूज को देखेंगे। ज़कात, ज़कात का जो है 2.5%, आपको पता है कि इसका जो है निसाब है। ऐसे ही उशर का 5 और 10% दोनों होता है। अब 5 और 10% डिपेंड करता है, अगर आपका नेचुरल एग्रीकल्चर है, यानी कि पानी आपका जो है कुदरती तौर पे खुद ही आपकी ज़मीनों तक पहुंच रहा है, बिना किसी ट्यूबवेल के, किसी पेट्रोल डीजल की मशीन के बगैर, तो आपका खर्चा कम होता है, तो उस पर आपने 10% ज़कात देनी है। लेकिन अगर आपका पानी आर्टिफिशियल तरीके से पहुंच रहा है, यानी कि किसी ट्यूबवेल वगैरह से, यानी कि आपका खर्चा होता है पानी लाने के लिए, तो आपने फिर 5% उस पर जक़ात देनी होती है क्रॉप्स पे। तो क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स पर जो जक़ात होती है उसको उशर कहते हैं, और जो आपकी वेल्थ पर जक़ात होती है उसको हम वैसे ही जक़ात कह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान में किस ऑर्डिनेंस के तहत आपको जो है ना, ये कौन सा ऑर्डिनेंस है, कहाँ पर किस साल में दिया गया था ऑर्डिनेंस ऑफ ओशन जक़ात? तो 1980 में इसका ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो आपको इस तरह के एमसीक्यूज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो निसाब ऑफ गोल्ड इन ज़कात, अगर गोल्ड की बात करें उसका क्या निसाब है, यानी कि गोल्ड के अंदर कितना निसाब है? 7.5 तोला आपके पास गोल्ड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं कि आप ज़कात देंगे, आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। या फिर आप, अगर हम चांदी की बात करते हैं, सिल्वर की, तो सिल्वर होता है 52.5 तोला, यानी कि 52.5 तोला का रेट ले लें आप, जो भी मार्केट रेट हो, या फिर 7.5 तोला गोल्ड का रेट ले लें। उस रेट के मुताबिक अगर आपके पास माल पड़ा है 1 साल तक, तो आपने उस पर 2.5% जक़ात देनी होती है। ठीक है जी, तो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, टेक केयर। प्रैक्टिस करें, तैयारी रखें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है 8 से लेकर 22 तारीख के दरमियान किसी डेट्स में होगा, तो आपको उससे पहले तैयारी रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।